इकाई 4 का वैचारिक पृष्ठभूमि। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। 19वीं शती भारतीय नवजागरण के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ काल रहा है, जिसे रेनेसां, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान, नवजागरण, समाज सुधार काल आदि नामों से पुकारा गया। प्रारंभ में रेनेसां अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग होने लगा। नवजागरण का अर्थ है मनुष्य चेतना द्वारा जीवन के मानवतावादी चेहरे की पहचान, प्रत्येक स्तर पर मनुष्य और मनुष्य के बीच बराबरी के बोध का जागरण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार एक व्यवस्था से दूसरी में संक्रमण ही नवजागरण है। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में संक्रमण ही नवजागरण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा कि किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को हम नवजागरण कहते हैं। किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को हम नवजागरण कहते हैं। भारतीय नवजागरण के अंतर्गत शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति बदलने का प्रयास, धार्मिक सुधार, अंधविश्वासों का विरोध, शिक्षा प्रसार, साहित्य रचना आदि शामिल है। स्वाधीनता आंदोलन विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध चलाया हुआ राजनीतिक आंदोलन है। यह नवजागरण का एक भाग है। स्वाधीनता आंदोलन के बिना भी नवजागरण संभव है, पर वह उच्च वर्गों तक सीमित रहेगा। वह पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर सकेगा। रामविलास शर्मा ने नवजागरण के लिए लोक चेतना और जातीय चेतना की पहचान को आवश्यक माना है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में इसे नवोत्थान नाम दिया है। किसी नवजागरण को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नवजागरण से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन चिंतन प्रारंभ हुआ। भारतीय नवजागरण में सन 1857 के विद्रोह का विशेष महत्व है। इस क्रांति के पश्चात भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना का उदय तथा स्वत्व प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ हुए। इस महासंग्राम में हुई पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा और तीव्र हो गई। अपराजित होने के बावजूद अंग्रेजों की शासन प्रणाली में कई परिवर्तन हुए। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भी भारतीय जनता का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाले अनवरत संघर्षों ने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया। समाजशास्त्री डॉक्टर A.R. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसी राजनीतिक पराधीनता के बीच हुआ। इस संग्राम ने भारतीय जनता में एक नई जागृति पैदा की, जिसके फलस्वरूप 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पश्चात जनता को प्रभावित करने वाली अनेक घटनाएं घटी। इस कड़ी में 1896 से 97 में तिलक की गिरफ्तारी, सन 1905 का बंगाल विभाजन, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, सन 1916 का खिलाफत आंदोलन, सन 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह, सन 1919 में रोलेट एक्ट का पारित होना तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड महत्वपूर्ण है। भारत में 19वीं शती में अंग्रेजों द्वारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए यूरोपीय किस्म के स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। सन 1887 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1887 में अंग्रेजी राज्य का आश्रय पाकर ईसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों में उन्हें जो शिक्षा मिली, उससे उन्हें यूरोप के प्रजातांत्रिक विचारों और विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के लिए हुए राष्ट्रीय संघर्ष की जानकारी प्राप्त हुई। ये शिक्षित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक और राजनीतिक नेता बने। एक ओर जहां भारतीय मध्य वर्ग में एक वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं। शिक्षित मध्य वर्ग ने इन सभी के विरुद्ध आवाज उठाई। उन विचारकों एवं समाज सुधारकों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों की स्थापना कर उसके माध्यम से इन बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन खड़े किए। इस प्रकार उत्पन्न नवीन चेतना तथा जागृति और उसके प्रवर्तकों के विचारों, कार्यों तथा प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ, जिन्हें समग्र रूप से आधुनिक भारतीय नवजागरण कहा जाता है।
नवजागरण की भावना सर्वप्रथम धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, फिर साहित्य एवं कला में और अंत में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवाहित हुई। इसका प्रमुख श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। 19वीं शती से आरंभ होने वाले भारतीय नवजागरण की दो प्रमुख विशेषताएं हैं: सामंत विरोधी मूल्य की स्थापना, बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। पिछले कई सालों के नवजागरण की अवधारणा में मुख्यतः यह उभर कर आया कि बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, जबकि हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व दलित चेतना, जिसके संस्थापक ज्योतिबा फुले, और सुधारवाद, जिसके संस्थापक राणा डे हैं। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्राह्मणवाद का विरोध और द्रविड़ चेतना, नायकर परियार है। इसी तरह केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व दलित चेतना के संस्थापक नारायण गुरु हैं। 19वीं शती का युग हिंदू धर्म की उन्नति का युग रहा है। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, के.सी. सेन, पी.सी. मजूमदार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास दिलाया तथा इन्हें अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय नवजागरण का एक उद्देश्य यह भी था कि सभी के लिए एक ही नियम हो, अर्थात उच्च वर्ग व निम्न वर्गों के लिए एक ही कानून व नियम हो। भारतीय नवजागरण अपने साथ स्त्री जागरण का आंदोलन भी लेकर आया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन ने सबसे अधिक पद दलित स्त्री जाति का उद्धार ही नहीं किया, वरन उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून सरकार द्वारा बनवाए। भारतीय नवजागरण में अनेक तत्व सहायक सिद्ध हुए हैं: शिक्षा, मिशनरियों के कार्य, व्यापारिक नीति, संप्रदायवादी नीति, पाश्चात्य संस्कृति, प्रेस विकास, सामाजिक कुप्रथाएं। राजा राम मोहन राय ने भारत में पत्रकारिता का भी प्रारंभ किया। उन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी व 1822 ईस्वी में फारसी अखबार अल अकबर, 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और 1822 में अल अकबर की स्थापना की, जो फारसी अखबार था, और संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका। ये दोनों ही पत्र भारतीय नवजागरण के संदेशवाहक थे। भारत में नवजागरण की चेतना सर्वप्रथम बंगाल में प्रस्फुरित हुई थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय नवजागरण का मुख्य कारण मानते हैं। इस प्रकार स्वाधीनता मिलने तक भारतीय जनता इसके लिए प्रयासरत रही। भारतीय नवजागरण के सकारात्मक परिणामों एवं स्वतंत्रता पश्चात संवैधानिक तथा विधि व्यवस्थाओं ने आज मानवीय समानता, सामाजिक समन्वय तथा सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय जनभाव चारों ओर दिखाई देता है। इसी के साथ सामाजिक परिस्थितियां भी परिवर्तनशील रही हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्य वर्तमान समाज में क्रांति के रूप में सुनाई दे रहे हैं। फलस्वरूप राष्ट्र, समाज, व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की धारा अविरल रूप से चल रही है। हिंदी नवजागरण हिंदी नवजागरण से अभिप्राय सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना है। इसका पहला चरण 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसका दूसरा चरण भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इसका तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से शुरू हुआ। भारतेंदु युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को। उन्होंने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जो उन्होंने 1977 में लिखा, में नवजागरण की ही नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत की। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपने एक निबंध 1857 ईस्वी और हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण के चिंतकों के दृष्टिकोण और 1857 ईस्वी के विद्रोहियों के दृष्टिकोण में दिखाई देने वाले अंतर की विस्तार से चर्चा की है। वे रामविलास शर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं हो पाते कि भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण है।
पहले भारत में नवजागरण की चर्चा प्रायः बंगाल के नवजागरण के रूप में होती रही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी एक अन्य पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या, जो 1984 में तीसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है कि नवजागरण यह शब्द बंद था, नया था, धारणा पुरानी थी। पुरानी धारणा से तात्पर्य संभवतः रेनेसा से। पादरी F.E.K. ने 1902 ईस्वी में अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में इस रेनेसा की चर्चा की थी। उन्होंने पहले अध्याय में लिखा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप की संस्कृति के संपर्क द्वारा हिंदी साहित्य में एक नया प्रभाव आया। इसी समय के आसपास भारत में एक सशक्त साहित्यिक नवजागरण शुरू हुआ, जो अब तक प्रगति पर है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय स्वयं भी उस समय की नई सांस्कृतिक चेतना को एक रेनेसा समझते थे, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दृष्टि में रेनेसा 15वीं शती के भारत का सांस्कृतिक जागरण था। इस प्रकार भारत का 19वीं शती का नवजागरण यूरोप के एनलाइटेनमेंट अथवा ज्ञानोदय की चेतना के अधिक निकट प्रतीत होता है और 15वीं शती का नवजागरण रेनेसा के तुल्य है। संभवतः इस अंतर को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 15वीं शती के भक्ति आंदोलन के लिए लोक जागरण और 19वीं शती के सांस्कृतिक जागरण के लिए नवजागरण शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय भाषाओं को नवजागरण की सबसे मूल्य देन गद्य है। निराला के शब्दों में गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। विदेशी भाषा के विरुद्ध अपनी भाषा की रक्षा और विकास, विदेशी सत्ता के विरुद्ध स्वदेशी का जातीय हथियार है। वस्तुतः भाषा विकास का स्तर वह कसौटी है जिस पर भारत की किसी प्रदेश के नवजागरण की गहराई और व्यापकता जांची जा सकती है। उदाहरण के लिए हिंदी की तुलना में बंगला और मराठी गद्य का विकास 4-5 दशक पहले तो हो तो गया, तो इसलिए वहाँ नवजागरण भी पहले हुआ। इसी प्रकार हिंदी नवजागरण में प्रथम प्रखर बुद्धिवाद की प्रधानता भी संदिग्ध ही दिखाई पड़ती है। इस नवजागरण के अग्रदूत स्वयं भारतेंदु में वैष्णव भावुकता कहीं अधिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके मंडल के कवियों में इतिवृत्तात्मकता मुख्य रूप से पाई जाती है। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें कथित उर्दू परंपरा में लिखे गए साहित्य की चर्चा सिरे से गायब है। हिंदी नवजागरण की शुरुआत ही भारतेंदु के इस कथन से मानी गई है। 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली। उर्दू को हिंदी की शैली माने या न माने, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदी के नए चाल में ढलने से पहले उर्दू में साहित्य लिखा जा चुका था। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की समस्या यह है कि उसने हिंदी का एक सही रूप तय कर बाकी रूपों को प्रकारांतर से अवैध घोषित कर दिया और उनके बारे में किसी भी प्रकार के चिंतन अध्ययन का ही निषेध कर दिया। द्विवेदी युग के विद्वानों का यह मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रवाद की परिकल्पना संभव नहीं है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती थी। सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की परिकल्पना की गई, जिसमें हिंदी के विविध रूपों और तथाकथित जनपदीय भाषाओं और बोलियों के लिए कोई जगह नहीं बची। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता में भाषाओं के विकास और उनके पारस्परिक संबंध को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या उसको समझने का विवेक ही उत्पन्न नहीं हो पाया। यदि भारतेंदु युग में उर्दू की परंपरा से नई हिंदी का संबंध विच्छेद हुआ, तो द्विवेदी युग की उपलब्धि ये है कि इस दौर में ब्रजभाषा की परंपरा से भी उसे काट दिया गया। हिंदी नवजागरण की अवधारणा किसी न किसी रूप में आधुनिकता के साये में विकसित हो रही थी। इसके मुताबिक पहले से चली आ रही सांस्कृतिक और वैचारिक परंपराएं व्यर्थ और बिछड़ी हुई मान ली गई थी। हिंदी नवजागरण हिंदी की जातीय गद्य परंपरा से जुड़ा है। हिंदी प्रदेश का नवजागरण 1857 ईस्वी की क्रांति से प्रेरित है, इसलिए उसका स्वर राष्ट्रीय है तथा सांप्रदायिकता की भावना से विरक्त है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। भारतेंदु युगीन साहित्य तथा राधाचरण गोस्वामी कृत यमलोक की यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र के कानपुर महात्म्य, राधा कृष्ण दास के निस्सहाय हिंदू में 1857 ईस्वी के विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्ता आदि लेखकों ने न सिर्फ हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया, बल्कि नवजागरण की मुख्य धारा को भी शक्ति दी। भारतेंदु ने जिस जातीय गद्य की शुरुआत की, उसका पहला स्वर था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पूर्ण विरोध और राष्ट्रीय चेतना का विकास। यद्यपि इस विरोध के साथ साथ राजभक्ति के स्वर भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह युग परिस्थितियों की देन थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु की असंगतियाँ उनके युग की सीमाओं से पैदा नहीं हुई,
वे उनके वर्ग की असंगतियां हैं। उस काजल की कोठरी की स्याही है जिसमें भारतेंदु का जन्म हुआ था। भारतेंदु की असंगतियां उनके युग की सीमाओं से पैदा नहीं हुई, वे उनके वर्ग की असंगतियां हैं। उस काजल की कोठरी की स्याही है जिसमें भारतेंदु का जन्म हुआ था। भारतेंदु युग के लेखक सिर्फ रचनाकार ही नहीं थे, वे पत्रकार, हिंदी उन्नायक, स्वदेशी उत्थान के समर्थक, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के खिलाफ लड़ने वाले प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। भारतेंदु युग के लेखन में जातीयता का स्वर सुनाई देता है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा, भारत जननी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी आदि महत्वपूर्ण रचनाएं तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख करके राष्ट्रीय चेतना के प्रचार में लिखी। उन्हीं की तरह अन्य लेखकों जैसे राधाचरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, कांग्रेस की जय, बाल मुकुंद गुप्त की शिव शंभू के चिट्ठे, प्रेमघन की हिंदी हिंदू हिंदी, हिंदी हिंदू हिंदी, विधवा विपत्ति वर्ष प्रेमघन का आदि ने नव जागरण कालीन चेतना को आगे बढ़ाया। अब हम हिंदी कविता पढ़ेंगे। पृथ्वीराज इकाई 5 है। पृथ्वीराज रासो रेवा तट। रेवा तट समय की कथा। पृथ्वीराज रासो कवि चंद बरदाई की रचना है। रेवा तट पृथ्वी रासो का 27वां समय सर्ग है। इसमें 150 छंद हैं। सर्ग की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। जब देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया, तब कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया। फिर सामंतनाथ पृथ्वीराज से चामुंडराय दाहिम ने कहा, जिस हाथी की ललाट पर शिवजी ने तिलक किया था, जिसका एरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने हथिनी प्रदान की थी, उसी की संतान रेवा तट पर फैल गई है। वहाँ चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, अतएव आप रेवा तट पर उनका शिकार खेलने चलें। इस प्रकार दोनों रेवा तट पर पहुँचते हैं। रेवा तट पर पृथ्वीराज के पहुंचने की सूचना गुप्तचरों द्वारा शहाबुद्दीन गौरी को मिल जाती है। सूचना मिलते ही शहाबुद्दीन सदल बल पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज शीघ्र ही मोर्चा संभालता है तथा रण में उसकी सेना को विच्छिन्न करके उसको बंदी बना लेता है। 1 महीना 3 दिन कैद में रखकर पृथ्वीराज सुल्तान को बहुत से माणिक्य मोती आदि देकर गजनी भेज देता है। विद्वान जॉन विम्स ने वृहत रासों के आदि पर्व के प्रथम 173 छंद संपादित करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करवाए। इसके पश्चात डॉक्टर A.F. रुडोल्फ हॉर्नले ने पृथ्वीराज रासों के बृहत रूपांतर की विविध हस्तलिखित प्रतियों की सहायता से उसके देवगिरी सम्यों से लेकर फांगुरा युद्ध प्रस्ताव तक अर्थात 10 प्रस्तावों का वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करवाया। सन 1881 ईस्वी में रेवा तट सम्यों 29 की कथा और गद्यानुवाद भाषा वैज्ञानिकों ने भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक टिप्पणियों सहित प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासों पर अनुसंधान कार्य करने और रेवा तट आदि का पुनः संपादन करने का मूल प्रेरक डॉक्टर हॉर्नले के निर्दिष्ट ग्रंथ थे। 27वां सर्ग दुआ 1 है। देवगिरी जीते सुभट आयो चामुंडराय, जय जय नृप कीर्ति सकल कही कविजन आए। देवगिरी आधुनिक दौलताबाद का नाम था। सुभट श्रेष्ठ वीर, कविजन कवि। देवगिरी से विजय प्राप्त कर चामुंडराय का आना प्रसंग है। भावार्थ है, जब देवगिरी को जीतकर श्रेष्ठ वीर चामुंडराय आया, तब कवियों ने राजा पृथ्वीराज की कीर्ति का जयगान किया। दूसरा दुहा है। मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राय चामुंड, रेवा तट जो मन करो बन अपूब गज झुंड। पृथ्वीराज में पृथ्वीराज, गज मतलब हाथी, रेवा मतलब आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है, तट किनारा, अपूब मतलब अपूर्व। प्रसंग है, चामुंडराय का पृथ्वीराज से रेवा तट के वन की प्रशंसा करके वहां शिकार के लिए चलने की सलाह देना। तत्पश्चात चामुंडराय ने महाराज पृथ्वीराज से मिलकर कहा कि यदि आप रेवा तट पर चलने की इच्छा करें तो वहां वन में अपूर्व हाथियों के झुंड मिलेंगे। कवि 3 है। बिंद लीलाट प्रषेद करियो शंकर गजराजम, एरापति धरि नाम दियो चढ़ने सुरराजम। दानव दलति गंज रंजी उमया उर अंदर, होई कृपाल हस्तिनी संग बस
बगसी रचि सुंदर। औलादी तास तनु आय के, रेवा तट बन बिस्तरी, सामंत नाथ सो मिलत ई, दाहिम में कथ उच्चरी। बिंदु, बिंद मतलब बूंद, ललाट मतलब माथा, प्रषेद मने पसीना, शंकर मने शंकर, गजराज मतलब गजों का राजा, इरापति मतलब इंद्र का हाथी, इरावत सुरराज इंद्र, गंजी गंजन कर नाश करके, रंजी मतलब रंजन अर्थात प्रसन्न कर, उमया मतलब उमा शिव की स्त्री पार्वती, कृपाल मतलब कृपालु, हस्तिनी मतलब हथिनी, बगसी मतलब प्रदान की, औलादी मतलब संतान, सामंतनाथ मतलब सामंतों के स्वामी अर्थात पृथ्वीराज चौहान, यह मतलब यह, दाहिमे मतलब दाहिम, दाहिमे यहाँ चामंड राय के लिए आया है जो दाहिम जाति का राजपुत्र था। उक्त वन के हाथियों की उत्पत्ति और शोभा का वर्णन। शंकर ने अपने ललाट के पसीने की बूंद से तिलक करके गज को गजराज बना दिया और एरापति नामकरण करके उसे इंद्र को सवारी के लिए भेज दिया। उसने राक्षस समूह का नाश कर उमा के हृदय को प्रसन्न किया और उन्होंने कृपालु होकर उसे एक सुंदर हथनी प्रदान की। इन्हीं हाथियों के शरीर से इनका कुटुंब बढ़ा और रेवा तट के वन में फैल गया। सामंतों के नाथ से मिलकर दाहिम ने इस कथा का वर्णन किया। चारि प्रकार पिस्सी बन बारुन, भृंग भद्र मंद मृग जाति साधारण, पुच्छि चंद कवि को नरपत्य, सुरवाहन किम आई धरती। चारि मतलब चार, पिस्से मतलब देखे जाते हैं, वारुण मतलब हाथी, पुच्छी मतलब पूछा, नरपत्य राजा, सुरवाहन मतलब देवताओं की सवारी, किम मतलब किस प्रकार कैसे, धरती मतलब पृथ्वी। प्रसंग है राजा का चंद से पूछना कि मुख्य चार जाति में यह किस जाति के हाथी हैं और स्वर्ग से इस लोक में क्यों आए हैं। भावार्थ है चामंड राय पृथ्वीराज से कहता है कि उस वन में भद्र मंद मृग और साधारण ये चार प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। तब राजा पृथ्वीराज ने चंद कवि से पूछा, देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आया। हेमाचल उपकंठ एक वट वृष उसंग उसंग, सौ जोजन परिमाण, सास तस भंजी मतंग, बहुरी दुरद मद अंध, धाहि मुनि बर आराम, दीर्घ तपारी देशी, श्रापति दीनों कुपिताम, अंबर बिहार गति मंद हुआ, नर आरुणन संग्रीह, संभरि नरिंद कवि चंद कही, शुर गैंद इम भुवि रही। हिमांचल मतलब हिमाचल पर्वत, उपकंठ मतलब निकट समीप, वट मतलब बरगद, वृक्ष मतलब पेड़ वृक्ष, उतंग मतलब ऊंचा, जोजन मतलब योजन, परिमाण मतलब प्रमाण, शास मतलब शाख, तस मतलब उसकी। इस तरह से चंद का वर्णन करना कि हिमाचल पर एक वृक्ष था जिसकी शाखाओं को मत वाले हाथियों ने तोड़ दिया। इस प्रकार क्रोधित होकर मुनिवर ने शाप दिया कि तुम मनुष्यों की सवारी के लिए पृथ्वी पर जन्म लो। भावार्थ है चंद कवि ने पृथ्वीराज को उत्तर दिया कि हिमालय के समीप एक बड़ा ऊंचा बट का वृक्ष था जो 100 योजन तक विस्तृत था। हाथी ने पहले तो उसकी शाखाएं तोड़ी और फिर मदांध होकर उसने दीर्घ तपाऋषि का उद्यान उजाड़ डाला। क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया जिसके फलस्वरूप हाथी की आकाश गति मंद हो गई और मनुष्य ने उसे सवारी के लिए संग्रह कर लिया। चंद कवि ने कहा कि हे संभल के राजा पृथ्वीराज, इस प्रकार देवताओं का हाथी पृथ्वी पर रह गया। कवित 6 है। अंग देश पूरब मद्वी, बन पंड गहबरी, उज्जल जल दल कमल, विपुल लुहिताक्ष सरबर, श्रापति गज को जूथ, करत क्रीड़ा निशि बासर, पाल काव्य लघु वेश, रहत एक तहाँ रूसेशर, तीन प्रीति बंधी अति परस्पर, रोम पाद नृप संभरिय, आसिठ जाई फंद निपकरी, दुरद आनि चंपापुरिय। शब्दार्थ पूर्व मतलब पूर्व, मध्वी मतलब मध्य, गहब्बर मतलब सघन, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल, लोहिताक्ष मतलब लोहिताक्ष, सरब्बर मतलब सरोवर, निशिवासर मतलब रात दिन, ऋषेसर मतलब ऋषियों में श्रेष्ठ। प्रसंग अंग देश में वनखंड में गजयुत विहार करता था। पाल काव्य नामक ऋषि को उससे बड़ा स्नेह हो गया था, परंतु राजा रोमपाद फंदा डालकर हाथियों को चंपापुरी में पकड़ ले गया। भावार्थ चंद कवि ने फिर कहा, पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के एक अति सघन वन में मध्य में लोहिताक्ष नाम का सरोवर है जिसका जल अत्यंत स्वच्छ है और उसमें कमलों के दल प्रस्फुटित हैं। उसी सरोवर में श्राप पाया हुआ हाथियों का झुंड दिन रात क्रीड़ा करता था। यहीं पालकाव्य नामक एक युवक ऋषि कुमार आते थे और उन्हें हाथियों से बड़ी प्रीति थी। हे संभल राज, उसी समय के अनंतर राजा रोमपाद शिकार हेतु वहाँ आया और फंदों द्वारा हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी चंपापुरी ले गया। पाल काव्य कै विरह करी, अंग भय अतिशीन, मुनिवर तब तहु आय कै, गज चिग छगुन कीन। शीन मतलब क्षण, चिगद मतलब चिकित्सा, कीन मतलब किया। पाल काव्य के विरह में हाथियों की क्षीण दशा का वर्णन। भावार्थ है पाल काव्य के विरह के कारण उनके हाथियों के शरीर अत्यंत क्षीण हो गए। तब मुनिवर ने कहा वहां जाकर चंपापुरी में आकर उनकी भलीभांति चिकित्सा की। गाथा 8 है। कोपर पराग पत्र छालम डालम, फलम फूलम कंदम,
फल्ल कली दय जरियम कुंजर करी थुलय तनम। कोपर मतलब कोपल, पत्रम मतलब पत्ते। तो इस तरह से वो कहते हैं मुनिवर द्वारा हाथियों का उपचार होता है। इस प्रसंग में उन्होंने कोपले, पराग, पत्तियां, छाले, डालियां, फल, फूल, कंद, फलियां, कलियां और जड़ियां खिलाकर हाथियों का शरीर पुनः स्थूल कर दिया, मोटा कर दिया, घना कर दिया। ब्रह्मरिस तप करत देशी कैप्यो मध्यवान, छलन काज पहुपठय रंभ रुचिरा करिमानम, श्राप दियो ताप सह अवनि करे करनी सुवत्तिरी कम क्रमबंद इक जति लसित स्मोह सुपंतरे, तिहि ठाम आई उहि हस्तिनी वीर लियो पोगर सुनमी, उर शुक्र अंश धरे चंद कही पाल काव्य मुनिवर जननी। एक ब्रह्मऋषि को तपस्या करके देखकर इंद्र काँप उठे। उन्हें अपने इंद्रासन के लिए चिंता हुई कि कहीं यह उसी के लिए न तप करता हो, और उन्होंने रंभा का पूर्ण रूप से श्रृंगार करके मुनि को छलने भेजा। तपस्वी ने उस रंभा को श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप हथनी होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। कर्म बंधन के अनुसार एक यति का सोते समय वज्रपात हुआ, और उस हथनी ने उस समय वहां पहुंचकर अपनी सूंड झुकाकर उस वीर्य को उठा लिया तथा अपने उदर में रख लिया। चंद कवि कहते हैं इस प्रकार मुनिवर पाल काव्य का जन्म हुआ। इस तरह से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में हिम तरंगिनी पे इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में मिला। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास में 1958 में पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में मिला। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे गीत के लिए 1961 में मिला। 1962 में कोई पुरस्कार वितरण नहीं किया गया। अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए 1963 में मिला, और अज्ञेय को आंगन के पार द्वार में के लिए 1964 में मिला। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए 1965 में मिला। जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए 1966 में मिला। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में मिला। हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानें के लिए 1968 में मिला। श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में मिला। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में मिला। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में मिला। भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व खंड काव्य के लिए 1973 में मिला। शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात के लिए 1974 में मिला। भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास तमस के लिए 1975 में मिला। यशपाल का तेरी मेरी उसकी बात के लिए 1976 में मिला। और शमशेर बहादुर सिंह जी को चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए 1977 में मिला। भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है के लिए 1978 में मिला। सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे के लिए 1979 में मिला। कृष्णा शोभती को जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए 1980 में मिला। त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में मिला। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में मिला। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में मिला। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में मिला। निर्मल वर्मा का कव्वे और काला पानी के लिए 1985 में मिला। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए 1986 में मिला। श्रीकांत वर्मा को मगध के लिए 1987 में मिला। नरेश मेहता को अरण्या रचना के लिए 1988 में मिला। केदारनाथ सिंह का अकाल में सारस के लिए 1989 में मिला। शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद के लिए 1990 में मिला। गिरिजा कुमार माथुर का मैं वक्त के हूँ सामने के लिए 1991 में मिला। गिरिराज किशोर का ढाई घर उपन्यास के लिए 1992 में मिला। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए 1993 में मिला। अशोक वाजपेयी का कहीं नहीं वहीं
1994 में मिला। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में मिला। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए 1996 में मिला। लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद के लिए लीलाधर जगुड़ी को 1997 में मिला। नए इलाके में रचित अरुण कमल की रचना नए इलाके में उनको इसके लिए उन्हें 1998 में मिला। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए 1999 में मिला। मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं के लिए 2000 ईस्वी में मिला इन्हें। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा वाया बाईपास के लिए मिला। और राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में मिला। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में मिला। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए 2004 में मिला। मनोहर श्याम जोशी को कैप के लिए 2005 में मिला। ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए 2006 में मिला। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से की रचना के लिए 2007 में मिला। गोविंद मिश्र का कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में मिला। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में मिला। उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए 2010 में मिला। काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु के लिए 2011 में मिला। चंद्रकांत देवताले का पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए 2012 में मिला। मृदुला गर्ग का मिलजुल मन के लिए 2013 में मिला। रमेश चंद्र शाह का विनायक के लिए 2014 में मिला। रामदरस मिश्र के आग की हंसी के लिए उन्हें 2015 में मिला। नासिरा शर्मा की रचना पारिजात के लिए उन्हें 2016 में पुरस्कार मिला। रमेश कुंतल मेघ के रचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए 2017 में मिला। चित्रा मुदगल की रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए 2018 ईस्वी में मिला। और नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को कविता के लिए 2019 में मिला। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1984 के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान पर प्रदान किया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए 1972 में मिला। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में मिला। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में। नरेश मेहता के संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में। तो 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर यह मिलता था। और निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से 1999 में मिला। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य पर मिला। और श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2009 में संपूर्ण साहित्य के रूप में इन्हें मिला था ज्ञानपीठ। केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य के रूप में मिला था। कृष्णा सोबती को 2017 में। व्यास सम्मान के लिए रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा की रचना भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में। शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद उपन्यास के लिए 1992 में। गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए 1993 में। धर्मवीर भारती का सपना अभी भी काव्य के लिए मिला था। धर्मवीर भारती का काव्य सपना अभी भी के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। कुंवर नारायण के आत्मजयी काव्य के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए इन्हें 1996 में मिला व्यास सम्मान। केदारनाथ सिंह का उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य के लिए केदारनाथ सिंह को मिला। गोविंद मिश्र का 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए 1998 में। श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए 1999। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए 2000 में। रमेश चंद्र शाह का आलोचना का पक्ष आलोचना के लिए 2001 में। कैलाश वाजपेयी का पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पक्ष काव्य के लिए 2002 में। चित्रा मुदगल को आवा उपन्यास के लिए 2003 में। मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास के लिए 2004 में। चंद्रकांता का कथा सतीसर उपन्यास के लिए 2005 में। परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात आलोचना के लिए 2006 में। कृष्णा सोबती का समय सरगम उपन्यास के लिए
2007 में मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए 2008 में, अमरकांत का इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए 2009 में, विश्वनाथ तिवारी का फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए 2010 में, रामदरस मिश्र को आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए 2011 में, 2012 में नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए मिला था, 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए मिला, 2014 में कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए मिला, 2015 में सुनीता जैन को क्षमा खंड काव्य के लिए मिला था, 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना शमी का वृक्ष पद्य पंखुड़ी की धार से उपन्यास के लिए 2016 में मिला है, 2017 ईस्वी में ममता कालिया का दुखम सुखम उपन्यास के लिए मिला था, 2018 में लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला, 2019 में नासिरा शर्मा का कागज की नाव उपन्यास के लिए मिला था। शलाका सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला है, विष्णु प्रभाकर को, गिरिजा कुमार माथुर को, त्रिलोचन शास्त्री को, नामवर सिंह को, विजयेंद्र स्नातक को, डॉक्टर नरेंद्र कोहली को, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू को, निर्मल वर्मा, गोपाल प्रसाद व्यास, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, नेमीचंद्र जैन, कुंवर नारायण, मन्नू भंडारी, प्रभास जोशी, केदारनाथ सिंह ने सम्मान ठुकरा दिया था 2009-10 में। अरविंद कुमार अशगर वजाहत डॉक्टर मैनेजर पंडित जावेद अख्तर को मिले। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी में सर्वप्रथम शरहपाद, 8वीं शताब्दी, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य देवसेन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना रायकृष्ण दास का। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है जयशंकर प्रसाद का। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली आसायत का। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध का। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहपाद। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी कृपाराम। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार मुल्ला वजही। गीतिना काव्य का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे। हिंदी की प्रथम एकांकी एक गुण। हिंदी काव्य भाषा की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी सूरदास। हिंदी में सूफी प्रेमा खाना का प्रथम काव्य चंदायन मुल्ला दाऊद। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला। हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार विद्यापति। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी नागपुर। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे। हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग अज्ञे द्वारा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पदम सिंह शर्मा का। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना पदम सिंह शर्मा द्वारा। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। धन्यवाद दोस्तों।